नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 71 वाला क्वेश्चन दोस्तों। S1 हमारा देखो स्टार्टर क्या है यहाँ पर, साइंस फर्स्ट बिगेन टू बिकम इम्पॉर्टेंट आफ्टर AD 1500। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, साइंस। ठीक है ना, साइंस हमारा जो है सब्जेक्ट है कि साइंस फर्स्ट बिगिन टू बिकम, कि सबसे पहले साइंस की जो महत्वता या जो इंपॉर्टेंस शुरू हुई वो कब से शुरू हुई, आफ्टर 1500 एडी के एडी 1500 एडी से जो है उसके बाद में जो है साइंस की इंपॉर्टेंस महत्वता शुरू हुई। ठीक, आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बुक्स केम टू बी सर्क्यूलेटेड। एक चीज बताओ दोस्तों कि ये एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके कारण बुक्स जो है वो सर्क्यूलेट हुई, बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी साइंस के ऊपर रिसर्च पेपर लिखे गए और काफी सारा जो है डेवलपमेंट हुआ। लेकिन किसके कारण होगा ये, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये दिस जो है ये क्या साइंस के लिए है या फिर और किसी के लिए, है ना, लग तो ऐसे ही रहा है कि साइंस के लिए है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल एज द कमिंग ऑफ साइंस वॉज हिंडर्ड बाय द चर्च। कि मिडिल एज में क्या हुआ, मिड एज जो था, जो समय था, उस समय साइंस का जो साइंस को रोका गया, मतलब जो तकनीक और विज्ञान जो है उसको किसके द्वारा रोका गया, किसके द्वारा हिंडर किया गया, चर्च के द्वारा। चर्च नहीं चाहते थे कि साइंस का ग्रोथ ज्यादा हो। ठीक है, क्या ये इसका रीजन है क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके कारण बुक्स केम टू बी, किताबें छपी। कौन सी किताबें छपी भाई, किताबें नहीं छपना थी अगर चर्च रोकता तो ऐसा कुछ इन दोनों का मैच नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी, 1500 सेंचुरी के बीच में, हाउएवर द टर्क कैप्चर द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द ग्रीक बुक्स वर स्कैटर्ड फार एंड वाइड। कि ये जो टर्क्स है 15 सेंचुरी के बीच में क्या हुआ दोस्तों कि टर्किश लोग जो है इन्होंने ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है शहर, जो कि अगर आपको पता है तो ये चर्च का रूल यहाँ पर था। किसका रूल था दोस्तों, चर्च का रूल था। एंड द ग्रीक बुक्स, जो भी ग्रीक बुक्स की थी वो सबकी सब स्कैटर्ड फार एंड वाइड, उनको स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया, उनको सबको हटा दिया एक तरह से। आगे देखते हैं। इट कंसिडर्ड फ्री इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स टू बी विकेड। कि ये एक तरह से क्या कंसीडर किया गया, एक फ्री इंक्वायरी कंसीडर किया गया इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स, चीजों के। अच्छा, ये मान्यता है, देखो ये माना गया, इट कंसीडर मतलब ऐसा माना गया कि देखो ऐसा माना गया कि फ्री इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स टू बी विकेड। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये धारणा थी, है ना, या ऐसा माना गया कि अगर नेचर ऑफ थिंग्स मतलब प्रकृति में क्या हो रहा है, प्रकृति किस तरह से काम कर रही है, अगर उसके अंदर आप इंक्वायरी करोगे, उसकी अगर आप खोज करोगे, तो वो एक तरह से क्या है, विकेट है। वो क्या है दोस्तों, पाप है। ये माना गया, ये धारणा उत्पन्न हुई। क्या धारणा उत्पन्न हुई कि अगर आप नेचर में, प्रकृति में, जैसे जीवन कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, नेचर कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के अंदर आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे, इनकी आप स्टडी करोगे, इनकी आप इंक्वायरी करोगे, तो ये सब चीज़ें जो है ये क्या मानी गई, विकेट मानी गई, बुरी मानी गई, खराब मानी गई, पाप मानी गई, है ना, ये ऐसा माना गया। अब देखो किसके द्वारा माना गया, यहां पर देखो क्या लिखा है, मिडिल एज कमिंग ऑफ साइंस जो है वो रोकी गई, हिंडर्ड किया गया चर्च के द्वारा। और ये चर्च ने जो है साइंस को आगे बढ़ने से जो है रोका, और उसके पीछे उन्होंने कुछ लॉजिक दिया होगा, कुछ कारण दिया होगा। क्या कारण दिया कि आप नेचर ऑफ थिंग्स में ज्यादा इंक्वायरी करोगे तो वो एक तरह से पाप माना जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्यू, और क्यू के बाद जो है एस का पेयर बन रहा है दोस्तों। Q के बाद जो है किसका पेयर बन रहा है, S का। देखो QS का पेयर हमारे पास यहाँ पर है, और QS यहाँ पर है, और QS यहाँ पर है। इसमें जो है Q और S का पेयर नहीं है। ठीक है ना, ये तो हमको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि स्टार्टर क्या होना चाहिए। क्या Q स्टार्टर होगा, देखते हैं Q स्टार्टर होगा या फिर R स्टार्टर होगा या फिर
P हमारा स्टार्टर होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है। तो साइंस के बारे में बता रहा है कि साइंस सबसे पहले जो है वो इंपॉर्टेंट हुई आफ्टर AD 1500 में। उसके बाद देखो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अब इसके कारण, अब ये इसके कारण बुक्स केम टू बी सर्क्यूलेटेड, काफी सारी किताबें सर्क्यूलेटेड हुई कि सब जब जैसे ही साइंस जो है उसका बोलबाला हुआ, साइंस ने प्रोग्रेस किया, तब बुक सर्क्यूलेट होना शुरू हो गई। तो ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। लेकिन हम और कुछ भी देखते हैं, क्यों देखते हैं। अब देखो ड्यूरिंग द मिडिल एजेस द कमिंग ऑफ साइंस वॉज हिंडर्ड बाय द चर्च। क्या ये होगा, क्यों होगा कि ड्यूरिंग द मिडिल एज के दौरान क्या हुआ कि साइंस का आना जो है वो चर्च के द्वारा रोका गया। चलिए मान लेते हैं। उसके बाद एस इट कंसिडर्ड फ्री इंक्वायरी, उसको माना गया कि ये फ्री इंक्वायरी है नेचर ऑफ थिंग्स में, और ये क्या है, विकेड है। और उसके बाद इन द मिडिल, ये देखो ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस ऑफ कमिंग साइंस, इन द मिडिल, अच्छा सॉरी, इन द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी। हाउएवर, अब यहां हमको देखना पड़ेगा, देखो ड्यूरिंग मिडिल एजेस ऑफ कमिंग ऑफ साइंस, कि जब साइंस आया उसके मिडिल एज में, मिड में, और यहां क्या लिखा है, इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी, मतलब 1550 की बात हो रही है। हाउएवर टर्क्स कैप्चर द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्क्स ने जो है क्या किया, कैप्चर कर लिया सिटी ऑफ, और ग्रीक बुक्स जो है उसको स्कैटर कर दिया, और उसको बिल्कुल फार उसको स्कैटर कर दिया, उसको वाइड कर दिया। तो यहां पर जो है ये ड्यूरिंग द मिडिल एज जो है कमिंग ऑफ साइंस वॉज हिंडर्ड, चर्च के द्वारा रोकी गई। मतलब क्यू जो है, उसके बाद एस लग रहा है दोस्तों, और एस के बाद क्या लग रहा है वो देखो, एस के बाद क्या आना चाहिए, मुझे लगता है एस के बाद जो है आर लग रहा है। एस के बाद क्या है, आर, यहां पर भी है, और एस के बाद जो है यहां पर भी आर है। देखो क्या लिखा है, इन द मिडिल, मतलब इंक्वायरी, और उसके बाद जो है मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी में टर्क्स लोगों ने अटैक कर दिया। इसका मतलब कहीं पर भी हमको इसका आंसर नहीं मिल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस का आंसर हमको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 100% इसका आंसर कहां पर है दोस्तों, यहां पर है, साइंस की वजह से, कि साइंस जो है सबसे पहले एडी इसके बाद में 1500 के बाद में फेमस हुई, और उसके कारण जो है बहुत सारी किताबें वो सर्क्यूलेट की गई। मतलब पी हमारा स्टार्टर है, और ए जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ए दिस इज आवर राइट आंसर। वीडियो पोस्ट करके आप पूरा इसको पढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 72 वाला क्वेश्चन आपके सामने, S1 आप देखो, पथिक वॉज अ मिस्चीवियस बॉय ऑफ 14। किसके बारे में बात हो रही है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है पथिक, और वो कैसा है, बहुत ही शरारती लड़का है। ऑफ 14 का मतलब क्या है कि उसकी उम्र कितनी है, 14 वर्ष की उसकी उम्र है। आगे देखते हैं, तो इट वॉज देन दैट पथिक्स अंकल ऑफर्ड, देखो इट वॉज देन, तो ये देन मतलब कब, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही, मतलब पी स्टार्टर नहीं है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, उसके बाद शी वॉज मच वरीड अबाउट हिज एजुकेशन, तो यहाँ पे देखो पथिक, ये क्या है, मेल नेम लग रहा है ना, फीमेल नेम तो नहीं लग रहा है। और सीधी सी बात है, अबाउट हिज एजुकेशन, उसकी पढ़ाई के बारे में वो काफी चिंतित थी, तो ये शी से स्टार्टिंग नहीं होगा, है ना। वो मिस्चीवियस ऑफ 14 है, अब ये शी कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता, है ना, तो क्यू भी हमारा स्टार्टर नहीं है। आगे, हिज मदर फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम अप, ये हो सकता है कि पहले तो वो बहुत ही मिस्चीवियस बॉय है, 14 वर्ष का, और उसकी जो मदर है उनको ये उसको आगे बढ़ाना, उसको उसकी देखभाल करना वो काफी डिफिकल्ट लगता है। मतलब आर जो है वो हमारा स्टार्टर लग रहा है ना। अवे फ्रॉम हिज होम पथिक बिकेम सोबर एंड इंडस्ट्रीज, कि अपने घर से दूर होकर पथिक जो है काफी सीधा साधा और इंडस्ट्रियस, मतलब काफी हार्ड वर्किंग बन गया। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग बन गया, काफी मेहनती बन गया। तो यहां पर जो है मिसकनेक्शन हो रहा है कि भाई यहां घर दूर गया तो कैसे गया, वो सब क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब एस जो है वो स्टार्टर नहीं है, तो आर होना है आंसर। अब दोस्तों या तो आर के साथ एस का पेयर होगा या फिर आर के साथ क्यू का पेयर होने वाला है, ठीक है ना, या तो एस का पेयर या फिर क्यू का पेयर। देखते हैं आर एस होगा क्या। देखो हिज मदर फाउंड इट डिफिकल्ट
टू ब्रिंग हिम अप। उनकी मदर को बड़ी दिक्कत आ रही थी उसको संभालने में और उसकी देखभाल करने में। उसके बाद देखो एस अवे फ्रॉम होम, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। आंसर हमारा डी वाला, ठीक, डी वाला राइट आंसर। आरक्यू का पेयर बन रहा है, देखो आप। शी वॉज मच वरीड अबाउट हिज एजुकेशन, एक तो उसको दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही थी उनकी मदर को, और दूसरा वो किसके लिए चिंतित थी, उसकी एजुकेशन के बारे में चिंतित थी, ठीक है। उसके अलावा इट वॉज देन पथिक्स अंकल ऑफर टू टेक बॉय टू कोलकाता, कि पथिक के अंकल ने जो ऑफर दिया कि चलिए मैं इसको जो है कोलकाता लेकर जाता हूं, और ये घर से दूर रहकर जो है वो काफी मेहनती हो गया, काफी साधारण हो गया, ठीक। मतलब डी वाला दोस्तों हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, तो 73 वाला क्वेश्चन आपके सामने। Whenever I met बाबा आमटे, I was reminded of an anecdote my grandmother used to tell me। देखो जब भी मैं बाबा आमटे से मिलता था तो I was reminded of an anecdote, मुझे एक एनेक्डोट याद आती है। अब एनेक्डोट का मतलब होता है दोस्तों कोई कहावत, कोई छोटी कहानी, कोई पुराना किस्सा, ठीक है ना, कोई पुराना किस्सा, कोई कहानी, इस तरह की मुझे कोई बात याद आ जाती थी जो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो मुझे कहा करती थी। अब वो क्या क्या किस्सा होगा, कैसे शुरू होगा देखते हैं। तो यहाँ से ही वंस मेड एन आइडल ऑफ गॉड, कि एक बार उन्होंने ईश्वर की मूर्ति बनाई। एज द आइडल वॉज नियरिंग कंप्लीशन द स्कल्प्टर वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर विड्रॉन इनटू हिमसेल्फ, कि जैसे जैसे वो पूरी हो रही थी, स्कल्प्टर जो है पूरी तरीके से उसके अंदर खो चुके थे। एंड द मोमेंट इट वॉज कंप्लीट he threw away his chisel and hammer and bore to the idol of the god he had just created. There was a great sculptor, अच्छा यहाँ ओ आ रहेगा, there was a great sculptor। तो देखो he once made an idol of god, तो यहाँ पर देखो स्टोरी क्या है कि देयर वाज अ, स्टार्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों हम लोग, देयर से करते हैं, मतलब एस से शुरुआत होगी, और उसके बाद में एस के बाद में जो है देखो पी, ही वंस मेड एन आइडल, की एक स्कल्प्टर था, बहुत ही महान स्कल्प्टर था, और एक बार उसने क्या बनाया था, गॉड की आइडल बनाई थी। इसका मतलब हमारा ये वाला राइट है, ठीक है ना, SPQR जो है राइट आंसर है। आप पढ़ें आगे, एक बार उसने क्या किया, आइडल बनाई थी गॉड की, और उसके बाद एज द आइडल जैसे से कंप्लीट हो रही थी, वो इतना खो चुका था उसके अंदर कि वो बिल्कुल उसको होश ही नहीं था, और जैसे ही वो कंप्लीट हुई तो उसने सब कुछ, अपनी चीजें वगैरह सब फेंक दिया और उनके सामने झुक गया इस तरीके से। तो पूरा हमारा दोस्तों सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप देखें, रोज सेंड एन अकाउंट ऑफ हिज वर्क टुगेदर विद स्लाइड एंड स्पेसिमेन टू मैनसन। दोस्तों ये मैनसन किसी का नेम है, ठीक है, किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्या है ये, प्रॉपर नाउन है मैनसन, और रोज भी प्रॉपर नाउन है। तो दो पर्सन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रोज सेंड एन अकाउंट ऑफ हिज वर्क, किस रोज ने जो है अपना जो जो काम उसने किया पूरा उसका डिटेल भेजा, उसके साथ साथ कुछ स्लाइड, कुछ स्पेसिमेन वगैरह उसने सेंड की, किसको भेजी, उसने मैनसन को भेजी। अब आगे, दे प्रोड्यूस अ प्रोफाउंड सेंसेशन, कि दोनों ने क्या कर दिया मिलके, एक प्रोफाउंड सेंसेशन प्रोड्यूस कर दिया। तो वहां पे इस तरह का तो कोई कारनामा इन्होंने नहीं किया, या फिर इस तरह की डिटेल तो नहीं बताई जा रही है। इसका मतलब पी जो है इससे हम लोग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। क्यों देखते हैं, इन जुलाई 1898, जुलाई 1898 की बात है, मैनसन डिस्क्राइब्ड रोज रिजल्ट टू द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन। देखो सबसे पहले रोज ने जो है अपने काम के बारे में पूरा डिटेल जो है वो मैनसन को भेजा। फिर जुलाई 1898 में मैनसन ने जो है रोज के रिजल्ट को डिस्क्राइब किया, उसके कामों को डिस्क्राइब किया, किससे, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन से शेयर किया। आगे, द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी केम टू मैनसन्स हाउस एंड इंस्पेक्टेड रोज मटेरियल and said that it was remarkable interest and value, आगे, when Manson had finished, he whole
द होल ऑडियंस रोज एंड चीयर्ड, कि जब मेंशन ने फिनिश किया तो सभी ऑडियंस खड़ी हो गई और उसको चेयर किया। तो देखो यहां पर एक चीज देखो, जुलाई 1898 में मेंशन ने डिस्क्राइब किया रोज के रिजल्ट के बारे में, रोज की जो रिसर्च या जो फाइंडिंग थी उसके बारे में। किसको डिस्कस किया? ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को। अब जाहिर सी बात है वो डिस्कस कर रहा है तो वहां कुछ बोल रहा है, और जब वो बोल के फिनिश हुआ तो जितनी भी ऑडियंस यहां पर थी इस एसोसिएशन में वो सब उठी और उसने चेयर किया। इसका मतलब है दोस्तों Q और उसके बाद S का पेयर है। ठीक, QS का पेयर बताओ जरा कहां पर है? QS का पेयर हमारे पास कहां है? QS का पेयर है या QP का पेयर है? देखो, इन जुलाई मेडिकल द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी केम टू मेंशन हाउ एंड इंस्पेक्टेड हिज मटेरियल and said that it was remarkable. अच्छा, when mention had finished, the whole audience rose and cheered. They produced a profound sensation. अच्छा, रोज इलेक्ट, अच्छा Q और S का यहाँ पर कुछ लग रहा है क्या? QS नहीं है, QR है दोस्तों, QR है। जुलाई R द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी, QS नहीं है। अच्छा, तो बीच में मतलब कुछ और भी है ना? Q, उसके बाद बीच में कुछ है और उसके बाद S, ये पेयर आपका बन रहा है। तो Q और सेंटर में और S, ये हमको लग रहा है। तो QPS, देखते हैं P यहाँ पर फिट हो रहा है कि नहीं। देखो Q में क्या है? जुलाई मेंशन ने जो है डिस्क्राइब किया रोज का रिजल्ट ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को, और दे प्रोड्यूस अ प्रोफाउंड सेंसेशन, उन्होंने एक प्रोफाउंड सेंसेशन प्रोड्यूस किया। ये तो नहीं लग रहा है। उसके अलावा क्या है? QS के बीच में, Q और S के बीच में जो है नहीं कोई ऐसा, कुछ और एंगल से देखते हैं, उसके बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं लग रही। दूसरा कुछ देखते हैं। देखो, तो देखो रोज ने जो है अपना अकाउंट किसको भेजा? टुगेदर विद स्लाइड एंड स्पेसिमेन टू मेंशन, उन सबके साथ, और दे प्रोड्यूस्ड, अच्छा एंड स्पेसिमेंस टू। देखो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है दे। अब ये दे किसके लिए है? दे किसके लिए होगा मुझे बताओ? दे हो सकता है इनके बारे में, इन स्पेसिमेंस के बारे में, इस स्लाइड्स के बारे में, और जो भी उसका जो वर्क था इसके बारे में। तो जो उसका कार्य जो उसका जो उसने सेंड किया था अपना वर्क, इन सब ने जो है क्या प्रोड्यूस किया? एक बहुत ही मजबूत सेंसेशन प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? एक बहुत ही मजबूत सेंसेशन प्रोड्यूस किया। इसका मतलब यहाँ पर P लग रहा है। क्या लग रहा है? आंसर हमारा P लग रहा है। आगे देखते हैं, P के बाद S होगा। When mention had finished, जब मेंशन ने अपने फिनिश किया, सारे ऑडियंस जो है वो खड़ी हुई और उन्होंने चीयर किया, और उसके बाद जो है द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी वो मेंशन के घर पर गए। ठीक है, और रोज का मटेरियल नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा है ना? यहाँ पर भी हमको जो है कुछ ना कुछ एरर दिखाई पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि सही हमारा पेयरिंग जो है वो किसका आ रहा है। देखो इधर क्या लिखा है? इन जुलाई 1898 मेंशन जो है उसने रोज के रिजल्ट्स को डिस्क्राइब किया टू, अच्छा ये देखो रिजल्ट्स, ये जो दे है ना दोस्तों, यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। दे जो है ये एक्चुअल में इन रिजल्ट्स के लिए है। ये जो रिजल्ट्स है इसके लिए दे यूज किया गया कि दे प्रोड्यूस अ प्रोफाउंड सेंसेशन, कि ये जो रिजल्ट, जो रोज का जो रिजल्ट आया उसने प्रोफाउंड सेंसेशन प्रोड्यूस किया। इसका मतलब Q और P का जो पेयर है वो सही लग रहा है। QP का पेयर बिल्कुल सही लग रहा है, और QP का पेयर जो है उस हिसाब से आंसर हमारा C वाला है। ठीक है, अब इसको पढ़ें आप, इसको भी कैंसिल कर दें। आंसर हमारा C वाला है। देखो QP जुलाई 80 में मेंशन ने जो रिजल्ट्स दिए थे ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन को, इन्होंने बहुत सेंसेशन प्रोड्यूस किया, और उसके बाद व्हेन मेंशन, जब वो फिनिश किया मेंशन ने, तो सारे ऑडियंस जो है उठ के उसको चीयर करने लगे, और प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी जो है वो भी उसके घर गया, उसने रोज के मटेरियल को इंस्पेक्ट किया और फिर उसकी तारीफ की। ठीक है, तो C वाला जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 वाला सिविलाइजेशन डोंट
when early man learned how to produce heat and energy by burning wood। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक लिखा है डोन। ठीक है, तो डोन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, है ना। यहाँ पे क्या मतलब है कि शुरुआत, तो सिविलाइजेशन का जो शुरुआत, डोन का मतलब होता है यहाँ पर स्टार्टिंग या फिर शुरुआत। तो सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो कब हुई, या सिविलाइजेशन जो है वो पनपने लगी, उसका उजियारा, सिविलाइजेशन के अंदर जो जान आई या उसका जो उजियारा हुआ वो कब हुआ, व्हेन अर्ली मैन लर्न हाउ टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। सबसे पहले सिविलाइजेशन जो है वो पनपने लगी या वो स्टार्ट तब हुई जब अर्ली मैन ने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करना सीखा, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करना सीखा। कैसे, बाय बर्निंग वुड, कि जब उन्होंने वुड जलाना सीखा या उसके लिए जो एनर्जी कैसे, फायर कैसे प्रोड्यूस होती है वो उन्होंने सीखा, तब असल मायने में हम बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका पेयर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, S1 के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ क्या लिखा है, देन स्टीम वॉज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर स्टीम की बात हो रही है, ये नहीं होगा। ठीक है, इन दिस सेंचुरी ग्रेट यूज हैज बीन मेड ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूज ऑफ एटॉमिक रिएक्टर। ये तो मॉडर्न टाइम की बात हो रही है। ठीक है, इस सेंचुरी की, प्रेजेंट सेंचुरी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अर्ली मैन और पुराने टाइम की बात हो रही है, जब जो अर्ली मैन है उसने हीट और एनर्जी को जलाना, उससे उसको प्रोड्यूस करना उन्होंने सीखा। उसके बारे में, उसके बाद देखो क्या बताया जा रहा है कि मच लेटर, उसके काफी बाद, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम बाय बर्निंग कोल। देखो दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको ट्रिक, एक हिंट बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है एंडिंग में, बाय बर्निंग कोल, और यहाँ पर क्या लिखा है, बाय बर्निंग वुड। तो ये एक तरह से एक हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है उसके सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि अर्ली मैन जो है उन्होंने हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करना सीखी। कैसे, बाय बर्निंग वुड। उसके बाद काफी समय के बाद, उसके काफी समय के बाद क्या हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब लोगों ने जो है स्टीम प्रोड्यूस करना सीखा। कैसे, कोल बर्न करके। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि S1 के बाद R का पेयर हो रहा है। ठीक है, R से स्टार्टिंग हो रही है। अब R जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, R का पेयर है, मतलब P जो है वो हमारा रॉन्ग है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि R के बाद क्या आना चाहिए। तो देखो उसके बाद जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड हुआ, प्रोडक्शन ऑफ स्टीम के ऊपर बेस्ड हुआ। और कैसे वो हुआ, बाय बर्निंग कोल, कोल बर्न करके। अब देखो, देन स्टीम वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो स्टीम प्रोड्यूस करना सीखा, उसके बाद स्टीम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी सीखी। इसका मतलब पहले स्टीम फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आर के बाद जो है क्या आ रहा है, पी। आर के बाद दोस्तों पी आ रहा है। तो आर पी हमारे पास यहाँ पर भी है, आर पी हमारे पास यहाँ पर भी है, बी वाला ऑप्शन कट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे, देन स्टीम वॉज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। स्टीम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। अब आगे देखते हैं, इन दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी की बात हो रही है, ग्रेट यूज हैज बीन मेड ऑफ ऑयल, कि आज बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं ऑयल का, नेचुरल गैस का और एटॉमिक रिएक्टर्स का, और भी दूसरे जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो सारे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बट नन ऑफ दीज, कौन से, किसकी बात हो रही दोस्तों, नन ऑफ दीज फ्यूल, कि इनमें से कोई भी जो फ्यूल है वो रिन्यूएबल नहीं है। अब हम कौन से फ्यूल की बात कर रहे हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है हम लोग बात कर रहे हैं ऑयल की, नेचुरल गैस की और एटॉमिक रिएक्टर वगैरह की। ठीक है, और ये इनमें से कोई भी जो है वो क्या नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है। इसका मतलब Q दोस्तों, Q के बाद जो है S का पेयर है। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखेंगे तो Q के बाद किसका पेयर है, S का पेयर है। S के बाद Q नहीं आना है, तो D वाला भी आपका रॉन्ग और C वाला जो है एकदम राइट आंसर है। वीडियो को पॉज करें और एक बार आप इसका पेयर पढ़ें, बिल्कुल सही जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, Ghost is a subject which baffles everyone
एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखो किसकी बात की जा रही है, घोस्ट की, भूत की बात की जा रही है। और भूत एक ऐसा विषय है, भूत के बारे में जब हम पता करते हैं, रिसर्च करते हैं या सुनते हैं, ये एक ऐसा विषय है जो कि क्या कर देता है, बेफल कर देता है, बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, हमारा दिमाग खराब कर देता है। एवरीवन, हर किसी का दिमाग खराब कर देता है, हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब विश्व में कहीं पर भी अगर हम बात करें भूत की, तो एकदम हम जो है डिसाइड नहीं कर पाते कि वाकई में भूत होता भी है या फिर नहीं होता है ना, क्योंकि आज तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि भूत होता है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हमने आंखों से देखा है कि भूत होता है, बट वो उसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो एक तरह से बेफल्स का मतलब है कंफ्यूज्ड। ठीक है, कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने सबको कंफ्यूज किया हुआ है। आगे देखते हैं, यट इट, नहीं यहाँ ये देखेंगे, बट ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम। अब देखो बट आया दोस्तों, ठीक है, बट का एक रूल होता है दोस्तों कि बट हमेशा कौन सा सेंस देता है, अपोजिट सेंस देता है। ठीक है ना, कौन सा सेंस आता है बट में, अपोजिट सेंस आता है। इसका मतलब है कि बट के इधर अगर कोई पॉजिटिव सेंस में है तो यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है, और नेगेटिव सेंस में है तो यहाँ पॉजिटिव होने वाला है। अब हम अगर यहाँ पर देखें, क्या बोला जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग है ऑलवेज बीन क्यूरियस। ह्यूमन बीइंग जो इंसान है वो हमेशा क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है, हमेशा उसको नई नई चीजें करने में, नई नई चीजें जानने की उसके अंदर उत्सुकता होती है। तो ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम, कि देम कौन है यहाँ पर, घोस्ट, कि ह्यूमन जो है हमेशा नए नए, हमेशा उसमें एक इच्छा रहती है कि वो इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाले। मतलब यहाँ पर इंसानों की जो पॉजिटिव क्वालिटी है उसकी बात हो रही है। तो इसके जस्ट पहले जो सेंटेंस आएगा वो बिल्कुल नेगेटिव सेंस का होगा। देखते हैं आगे क्या है, नीडलेस टू से सच अटेम्प्ट्स हैव प्रूव्ड टू बी यूजलेस। कौन से अटेम्प्ट्स, कौन सी कोशिशें, वो क्या हो गई, यूजलेस हो गई। यहां पर भी हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि S1 के बाद ये आएगा। देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स इवन टू फोटोग्राफ दिस क्रिएचर ऑफ डार्कनेस। चलो यहां एक पेयर आ गई दोस्तों। देखो कई बार ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए, कई बार ऐसी कोशिश की गई, किसकी, इवन टू फोटोग्राफ, फोटो खींचने की, किसकी, इन क्रिएचर्स की, घोस्ट का फोटो लेने की। नीडलेस टू से सच अटेम्प्ट्स हैव प्रूव्ड टू बी यूजलेस, कि यहाँ ये जो अटेम्प्ट्स जो किए गए ये सारे के सारे यूजलेस हो गए। इसका मतलब आर और क्यू का दोस्तों क्या है, पेयर है। तो आर क्यू का पेयर है, हम देखते हैं आर क्यू कहां पर है। आर क्यू यहां पर है, आर क्यू बस केवल एक जगह हमारे पास आर क्यू का पेयर मिल रहा है। इसका मतलब सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, सी राइट आंसर है। देखें आप, एस से शुरुआत हो रही है। देखो शुरू से पढ़ते हैं। घोस्ट इज सब्जेक्ट विच बेफल्स एवरीवन एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद एस, इवन आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस द रियलिटी ऑफ घोस्ट रिमेन द मिस्ट्री टिल दिस डे। की आज भी ये घोस्ट है या नहीं है, ये एक तरह से मिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद आर, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स इवन टू फोटोग्राफ, उनको फोटो खींचने के लिए भी अटेम्प्ट किया गया। नीडलेस टू से सच अटेम्प्ट हैव प्रूव्ड यूजलेस, कोई उसका मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमारा सी वाला बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखें 77 वाला क्वेश्चन। There have been two schools of thought which deals with the errors of learner। देखो दो schools of thought की यहाँ पर बात की जा रही है। तो schools of thought का मतलब होता है कि दो तरह की जो विचारधारा है ना, दो तरह की जो थिंकिंग है उसको कहा जाता है। दो तरह की जो थिंकिंग है जिसमें एरर्स ऑफ लर्नर के बारे में अलग अलग राय होती है। ठीक है, तो अब दो स्कूल्स की बात हो रही है। इसका मतलब स्कूल मतलब वो स्कूल नहीं दोस्तों जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे स्कूल्स का मतलब होता है वो यूनिट, वो ग्रुप या वो थॉट ग्रुप, बेसिकली दो विचारधारा है ना। स्कूल्स ऑफ थॉट मतलब दो अलग अलग विचारधारा, और एक विचारधारा को वन स्कूल और दूसरा अनदर स्कूल, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है दो स्कूल की बात हो रही है, और जब इसको डिस्क्राइब किया जाएगा स्कूल्स ऑफ थॉट को, तो पहले के बारे में पहले बात होगी, उसके बाद सेकेंड स्कूल के बारे में बात की जाएगी। आप देखो कि कैसे, देखो बोथ व्यूज, नहीं ये तो होगा नहीं, द फिलोसॉफी ऑफ सेकेंड स्कूल। तो देखो सेकेंड स्कूल है, इसकी ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा। सो एरर दे से
इज अ साइन ऑफ फॉल्टी टीचिंग, ये भी इसके बाद नहीं होने वाला है। फिर क्या होगा देखो, फर्स्ट स्कूल मेंटेन, कि पहला जो स्कूल है वो मेंटेन करता है दैट इफ टीचिंग मेथड्स आर परफेक्ट एरर विल नेवर अकर। यहाँ पर दो विचारधारा है, ठीक है, किसके ऊपर, कि ये जो लर्नर है, स्टूडेंट्स हैं, ये एरर करते हैं, गलतियां करते हैं, इसके ऊपर दो अलग अलग विचारधारा है। पहले स्कूल का ये मानना है कि अगर हम पढ़ाने का तरीका सुधारेंगे तो उससे क्या होगा कि ये बच्चों में जो एरर गलतियां हैं वो कम से कम होगी या वो कभी भी नहीं होगी, है ना, ये मानना है। इसका मतलब S1 के बाद सीधा R आ रहा है, ठीक है, R हमारा स्टार्टर है और D हमारा आंसर है दोस्तों, क्योंकि केवल एक जगह R से स्टार्ट हुआ, ठीक है, D हमारा आंसर है। देखिए अब इसको पेयरिंग करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्कूल क्या मेंटेन करता है कि टीचिंग मेथड जो है वो परफेक्ट होंगे तो एरर वो कभी भी नहीं होने वाला है। उसके बाद क्यों देखो, सो एरर्स दे से, उनका मानना है एरर्स एक्चुअली क्या है, साइन ऑफ फॉल्टी टीचिंग मेथड, कि एरर मात्र कुछ भी नहीं है, एरर मात्र जो गलत तरीके से जो पढ़ाया जाता है उसके कारण एरर्स होते हैं, वरना एरर होते ही कुछ नहीं है, ठीक है, ये मानना है पहले स्कूल का। पी देखो, द फिलोसॉफी ऑफ सेकेंड स्कूल इज दैट एरर्स आर नेचुरल। दूसरे ग्रुप जो है फिलोसॉफी, उसका मानना है कि एरर जो है, गलतियां करना, वो बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है। दे विल अकर इन एनी लर्निंग, चाहे वो किसी भी प्रकार से सीखे, कहीं भी सीखे, किसी भी उम्र में सीखे, एरर हमेशा होते हैं, वो लाजमी है, ठीक है। ये दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स का मानना है। दे आर्ग्यू दैट, उनका देखो ये आर्ग्यूमेंट है कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू डील विद एरर, एरर के साथ कैसे डील करें उस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इंस्टेड ऑन मेथड्स ऑफ टीचिंग मेथड पर नहीं करना चाहिए, कि एरर को कैसे सुधारा जाए उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो डी वाला हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप एक बार और इसको देखें, समझें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 78 वाला, डाउन द स्टेयर्स वे ऑफ द हॉलीडे इन होटल आई एंटर द कॉन्फ्रेंस हॉल। देखो यहां पर एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि क्या हुआ। देखो डाउन द स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे, स्टेयरवे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, कहां पर, हॉलीडे इन होटल जो है वहां की जो सीढ़ियां हैं उससे नीचे उतरते हुए, आई एंटर मैंने एंट्री ली, कहां पर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर मैंने एंट्री ली। अब जैसे ही मैं उसके अंदर गया फिर क्या हुआ, आई टेक अ सीट इन द बैक रो एज मोर चेयर्स आर क्वाइटली स्लिप्ड इन फॉर लेट कॉर्नर्स। देखो मैंने एक सीट ली जो कि बैक रो में थी, ये भी हो सकता है, या फिर इसके पहले क्या होगा, द हॉल इज ऑलरेडी पैक्ड विद डेलीगेट्स, की हॉल जो है वो पूरी तरीके से भर चुका था डेलीगेट्स से, ये होगा, या फिर स्टिल क्वाइट अ फ्यू पीपल आर लेफ्ट स्टैंडिंग, कि अभी भी जो है कुछ लोग अभी भी खड़े हुए हैं, बचे हैं, या फिर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स आर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इंडियन और इंडो यूएस कंपनी की ज्यादातर जो डेलीगेट्स हैं वो क्या थे, एग्जीक्यूटिव थे इंडियन इंडो यूएस डेयरी कंपनीज के। तो सबसे पहले ये एक्शन हुआ कि डाउन द स्टेयर वे टू हॉलीडे इन, वो एंटर हुआ कहां पर, कॉन्फ्रेंस हॉल में। उसके बाद उसने क्या किया, जैसे ही वो एंटर हुआ उसके बाद क्या हुआ, द हॉल इज ऑलरेडी पैक्ड विथ डेलीगेट्स, ठीक है। आई टेक अ सीट इन द बैक रो एज मोर चेयर्स आर क्वाइटली स्लिप्ड इन फॉर लेट कॉर्नर। देखो सबसे पहले तो क्या हो रहा है दोस्तों, कि अगर आप इसको ठीक से समझोगे, किसको, कि मैंने पीछे की सीट ली और एक्चुअली वो सीट एक ऐसी थी जो अलग से ऑर्गेनाइज की गई, कुछ चेयर्स लगाई गई, क्यों, क्योंकि जो पहले से कुछ चेयर्स थी वो फिल हो गई थी, लेकिन लेट कमर्स जो हैं उनके लिए कुछ, ये देखो लेट कॉर्मर नहीं, लेट कमर्स है, ठीक है, लेट कमर्स के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चेयर लगाई गई थी। मतलब पहली बात तो ये कि हॉल जो है वो पहले से क्या हो चुका था, पैक्ड हो चुका था डेलीगेट से। क्लियर हो रही मेरी बात, कि ये आए उसके बाद इनको पता चला कि हॉल जो है वो पहले से पैक हो चुका था, मतलब क्यू हमारा स्टार्टर है, ठीक है। और उसके बाद देखो क्यू के बाद ज्यादातर जो डेलीगेट्स हैं वो क्या थे, एग्जीक्यूटिव थे, ऐसा आ रहा है क्यू के बाद। उसके बाद आई, अच्छा ठीक है, वो ज्यादातर क्या थे, एग्जीक्यूटिव थे। उसके बाद आई टेक, मैंने क्या किया, एक सीट ली कहां पर, बैक रो पर,
मोर चेयर्स जो है वो बाद में लगाई गई, और उसके बाद जो है स्टिल क्वाइट अ फ्यू पीपल आर लेफ्ट, उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो खड़े ही रह गए। ठीक है, खड़े रह गए। यहां पर देखो क्या हो रहा है, क्यू एस के बाद पी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो क्यू उसके बाद जो है एस के बाद पी क्या है, आई टेक अ सीट इन अ बैक रो, स्लीप इन लेट कमर्स, और आर क्या है, स्टिल क्वाइट फ्यू। अच्छा, क्यू और एस का आप देखो, हॉल इज ऑलरेडी पैक्ड विद डेलीगेट्स। देखो हॉल जो है वो डेलीगेट से पैक की गई, के द्वारा पैक हो गई। और देखो मोस्ट ऑफ द डेलीगेट, फिर डेलीगेट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही कि ज्यादातर जो डेलीगेट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव थे, है ना। तो क्यू और एस का पेयर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, क्यू एस का पेयर हमारा दिख रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा डी वाला है दोस्तों। ठीक है, क्यू हमारा स्टार्टर है और उससे हमने तुरंत पता कर लिया कि आंसर जो है हमारा डी वाला है, स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर है हमारा। ठीक, नेक्स्ट देखें, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 वाला क्वेश्चन आपके सामने, अ स्पोर्ट्समैन इज नोटेड फॉर हिज सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो जो स्पोर्ट्समैन होता है, ठीक है, वो किसके लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है सेंस ऑफ डिसिप्लिन के कारण, अपना जो अनुशासन जो है उसके कारण एक स्पोर्ट्समैन जाना जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, आगे देखते हैं। The first lesson in discipline is to win without pride and to lose without bitterness। की जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहला लेसन है डिसिप्लिन में, वो क्या है कि बिना किसी घमंड से, बिना किसी अहंकार से जीते, और हारे तो बिना कोई बुरा माने। मतलब जीत, जब हम जीते तो हमको उसका जीत का प्राइड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं, घमंड नहीं होना चाहिए, और जब हम हारें तो उसका दर्द भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही लग रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। मतलब पी जो है वो स्टार्टर है हमारा। ठीक है, पी हमारा क्या है, स्टार्टर यहां पर लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। One is no longer swayed by the sudden gust of passion। तो one is no longer swayed, अब ये one क्या है इसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता चल रही है। ठीक है, मतलब P जो है उसके बाद Q नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं। Then one must learn that error and selfishness will disgrace the endanger of the rest। A sense of equanimity brings order and method into the life of a people। One is no longer swayed by the sudden gust of passion। Gust of passion, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन तो हमको पता चल गया। The first lesson discipline is to win without pride और lose without bitterness। की पहला लेसन जो है वो ये है ना, one is no longer swayed। अच्छा, उसके बाद अ सेंस ऑफ इक्विनिमिटी ब्रिंग्स ऑर्डर एंड मेथड। तो यहां जो है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो सेंस ऑफ इक्विनिमिटी, इसमें हम लोगों को जो है पेयर देखना पड़ेगा दोस्तों। देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट लेसन इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में जो पहला लेसन है वो क्या है कि वो जीते हम लोग कैसे, बिना किसी प्राइड के और बिना किसी बिटरनेस के, बिना बुरा लगे, वो है। और P के बाद जो है क्या आना चाहिए, देन वन मस्ट लर्न दैट एरर एंड सेल्फिशनेस विल डिग्रेस एंड एंडेंजर द रेस्ट। अच्छा देखो, पहला लेसन तो ये है डिसिप्लिन का कि हम लोग प्राइड से रहे और हम लोग हिम्मत ना हारे, और देन मतलब ये दूसरा है, वन मस्ट मतलब किसी को क्या नहीं करना चाहिए कि एरर और सेल्फिशनेस, हमको ये सीखना चाहिए कि गलतियां और जो सेल्फिशनेस है वो क्या करेगा, वो डिग्रेस कर सकता है और एंडेंजर कर सकता है द रेस्ट, मतलब बाकी सब चीज हमारी क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसका मतलब P और R का पेयर बन रहा है दोस्तों, ठीक है ना। P R का पेयर हमारे सामने आ रहा है और P R का पेयर यहां पर है, और P हमारा जो है वो स्टार्टर भी है। इसका मतलब आंसर जो है D वाला, ठीक है, D वाला हमारा आंसर है। देखो R क्या लिखा है, देन वन मस्ट लर्न द एरर एंड सेल्फिशनेस विद डिग्रेस एंड एंडेंजर द रेस्ट। और उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद S है, अ सेंस ऑफ इक्वानिमिटी जो है वो लाती है क्या, ऑर्डर और मेथड इन द लाइफ ऑफ पीपल। और उसके बाद
वन इज नो लॉन्गर स्वेड बाय सडन गेस्ट ऑफ पैशन, की लोगों को जो है एकदम भावनाओं में एकदम नहीं उसको बहना चाहिए। ठीक है, वो सेंस आ रहा है, डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है,